हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10th साइंस की लेकर आया हूँ। उसमें आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक लेक्चर होगा आज आपका। ये छोटा लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा ये। मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम तो पढ़ा दिया फ्रेंड, लेकिन मैं उसी से संबंधित कुछ चीज़ें आपसे पहले पूछूंगा, नहीं सीधे बताऊँगा। देखते रहिए। आपको मैंने बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि एक माध्यम विरल हो, दूसरा क्या हो, सघन हो। एक चीज़ शर्त है। क्या आपको पता है फ्रेंड कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधे अभिलंबवत, मतलब ये जो आपका, ये क्या है आपका, ये आपका पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? ये सघन और विरल माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है। अगर कोई पृष्ठ, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब अभिलंब की दिशा में से ही आए, मतलब इस तरीके से सीधी आए, तो आपको पता है फ्रेंड इसका अपवर्तन किस प्रकार होगा। इसका अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा, या सीधे दूसरे माध्यम में चली जाएगी, जैसे है ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड चूंकि कि अब इसका माध्यम, पहले मान लो ये विरल था, ये विरल है, ये वाला क्या है, सघन है। ये क्या है, सघन है। तो हमने बताया फ्रेंड अगर कोई प्रकाश के विरल से सघन में जाती है तो उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखो, अगर अभिलंबवत गिरेगी ये तो सीधी तो जाएगी, लेकिन जो विरल माध्यम में चाल होगी इसकी, उससे कम होगी। किसमें चाल? सघन माध्यम में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, आप दौड़ लगा रहे हैं, एकदम सीधी रेखा में दौड़ लगा रहे हैं, इतनी तेज दौड़ लगा रहे हैं सीधी रेखा में, लेकिन आप अपने सामने कुत्तों की फौज देख लें तो आपकी दौड़ तो सीधी रेखा में ही चलेगी, लेकिन आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से वाक्य यहाँ पर है फ्रेंड। प्रकाश के विरल माध्यम में अभिलंबवत आ रही है, लेकिन जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी दिशा तो नहीं बदलेगी, परंतु इसकी चाल क्या होगी, बदल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब मुझे जो बताना है आप उसको समझिए। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप माइंड को कंसेप्ट में बैठाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। देखिए किताबों में बहुत भवकाल दिया है, आपके सभी भवकाल पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किताब बहुत डिटेल देता है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर एनसीईआरटी में वही आपको ज़्यादा पढ़ाऊँगा। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण समझिए क्या होता है। पहले डिफिनेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं सीधे इसको समझाऊंगा। डिफिनेशन लिख लोगे तो उसके बाद बताऊंगा। लेकिन क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। तो ये परिभाषा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधा इतना ही लिखोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? हेडिंग डालिए, हेडिंग रहने दीजिए अभी, पहले आप समझ लीजिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। चलिए देखिए, ये कोई एक तल है, इसके ऊपर सघन है। ऊपर का माध्यम क्या है, सघन। नीचे का माध्यम क्या है फ्रेंड, विरल। विरल और सघन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। अब ये समझा दिए तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ऊपर वाला सघन, नीचे वाला क्या, विरल। ये अभिलंब फ्रेंड। अब यहाँ से एक प्रकाश की आएगी तो आपको पता, नीचे अभिलंब थोड़ा बढ़ा लो। अब आपको पता है अगर कोई प्रकाश के सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो मान लो इसका कुछ आपतन कोण का कुछ मान होगा, अब कितना मान होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी फ्रेंड, दूर हटेगी। थोड़ा सा आपतन कोण का मान और बढ़ाइए आप,
तो अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ेगा, मतलब अभिलंब से थोड़ा और दूर हटेगी। फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाइए तो आप देखोगे ये जो अपवर्तित किरण है एकदम ऐसे ही चली जाएगी, इस पर ही आएगी। मतलब कहने का फिगर कुछ यूँ बनेगा इसका कि जैसे मान लीजिए ये वाला पूरा माध्यम आपका सघन टाइप में कलर कर दे रहा हूँ इसको, ये पूरा सघन है, तो ऐसे आपकी रहेगी, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। तो ये कौन सा कोण होगा, ये 90 अंश जो है आपका, ये 90 अंश है, ये अपवर्तन कोण है। ये वाला कोण है जो फ्रेंड मैं यहाँ एरो बना के ले रहा हूँ, ये वाला कोण जो है इसको हम क्रांति कोण सी कहेंगे। समझ में आ गई बात। मतलब आपने देखा कि जैसे जैसे आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आ रही है विरल माध्यम में कि अपवर्तन कोण आपका क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है वही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड क्रांतिक कोण जो है एक आपतन कोण ही है, नाम बदल गया है, क्योंकि विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो रहा है, इसलिए उस विशेष आपतन कोण को हम क्या कह रहे हैं, क्रांतिक कोण कह रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, जब मतलब ये कहने का मतलब है इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ आपतन कोण को आप किस अक्षर से पद करते हो, आई से, यानी यहाँ आई बराबर हो गया सी। आई बराबर क्या हो गया, सी। सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब आई बराबर जब सी होगा तो आपको पता है अपवर्तन कोण को आर से आप प्रदर्शित करते हैं, तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर फ्रेंड होगा 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश होगा। यही शर्त है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिएगा कि क्रांतिक कोण की दशा दिखाने के लिए आपको दो शर्तों को याद रखना जरूरी होगा। पहली शर्त यह होनी चाहिए कि प्रकाश फ्रेंड सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली शर्त क्या होना चाहिए कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से, सॉरी ये तो दूसरी शर्त बता दी है हम। इतना जानिए, पहली शर्त याद रखिए कि सघन प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी क्रांतिक कोण की दशा प्राप्त होगी, अदरवाइज दशा प्राप्त नहीं होगी। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप समझ गए होंगे, समझने के बाद हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए इसमें, देखिए यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। देखिए हमने अभी बताया कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह विलंब से दूर हटेगी। तो मान लीजिए क्रांतिक कोण सी पर अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ से आई तो ये प्रकाश किरण कैसे चली गई, एकदम इस तरीके से गई। लेकिन फ्रेंड अगर हम क्रांतिक कोण से भी थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो आपको क्या प्रतीत होगा, ये प्रकाश किरण इधर न जाके किधर जाएगी, इसी माध्यम में फिर से लौट आएगी। ये वाली कंडीशन होगी, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई। अब आपके दिमाग में होगा सर ये तो परावर्तन की घटना है। नहीं, ये घटना परावर्तन की नहीं है। लग भले रहा आपको प्रकाश का परावर्तन दिख रहा है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग माध्यम है, एक विरल है, एक क्या है,
एक सघन है, ये वाला सघन है, ये वाला क्या है, विरल है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने क्रांतिक कोण से थोड़ा सा मान बढ़ाया, किसका, आपतन कोण का, मतलब बढ़ाने का मतलब थोड़ा इधर से आपने आपतित किया प्रकाश किरण को, तुरंत प्रकाश किरण क्या हो गई, इसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से आई थी, विरल माध्यम, सघन माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी, सघन माध्यम में ही वापस लौट गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और सुनिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप फिगर को बना सकते हैं इस तरीके से, फिगर ड्रा कर सकते हैं कॉपी में, ये इस तरीके से, ये कुछ कलर कर दीजिएगा आप सजा उजा के अच्छे से डॉटेड में। इसको आप बना लीजिए आई, क्या बना लीजिए, आई, इसको भी कर लीजिए आप आई, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इतना आपको समझ। अब आप निकालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। पहला पॉइंट, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ये तो शर्त क्रांतिक कोण के लिए भी यही शर्त थी, तो इसके लिए भी वही शर्त है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरी शर्त, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। भाई क्रांतिक कोण से मान ज़्यादा होगा तभी तो लौटेगी उसी माध्यम में प्रकाश, यही कहने का मतलब है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें थी फ्रेंड, जो आपको मज़ा आई होगी। ठीक है, ये लेक्चर कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैं व्हाइट बोर्ड पे खड़ा होऊंगा तभी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। देखिए हर चीज़ आपको मेरी वॉइस समझ में आ रही है, मैं आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, जो समझने वाला होगा खूब अच्छे से उसको समझ लेगा। ठीक है, और अगला लेक्चर इसी टॉपिक पे होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।